आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मार्कर। मार्कर के नाम से ही जैसा शो हो रहा है कि जब हम मार्कर कहाँ यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए। जैसे तुम्हें इस पेज पे येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर मैंने इसलिए करा कि जो भी तुम्हें लिख रहा है वो कुछ हाईलाइट हो जाए। ये मॉलिक्यूलर मार्कर बाकी और सारी चीज़ लिखे हुए में अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस मार्कर को यूज़ करा। वैसे ही मार्कर्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक या हूबहू डीएनए टाइप्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसी अननोन डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन जेनेटिक्स अ मॉलिक्यूलर मार्कर इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो डीएनए के ही कुछ फ्रेगमेंट्स हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ सर्टेन लोकेशन विद द जीनोम, जो कि किसी भी जीनोम में एक डेफिनेट सीट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर आर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन अ पूल ऑफ अननोन डीएनए, यानी किसी भी अननोन डीएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स कितने टाइप के होते हैं तो इनको 3 कैटेगरी के बेस पर डिवाइड किया गया है, उनकी मॉलिक्यूलर कंडीशन के बेस पर, उनकी मार्फोलॉजिकल बेस पर और बायोकेमिकल बेस पर, जिस पे से हमें 2 ही आइडेंटिफाई हैं, मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल बेस। मॉलिक्यूलर बेस के ऊपर वो नॉन पीसीआर और पीसीआर बेस्ड होते हैं। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कि हम पीसीआर रन करें, और जब हम पीसीआर रन नहीं करते तो जो मॉलिक्यूलर मार्कर डिटेक्ट हो सकता है वो होता है आरएफएलपी, और जब उनको पीसीआर पे रन किया जाता है तो उनके अंदर आरएडीपी, ईएफएलपी, एससीएआर, एसएनपी, एसएसआर और एसटीएस, ईएसटी, आईएसएसआर, सीएपीएस, टोटल 9 टाइप के मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जिनको कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। Molecular markers are closely linked to numerous traits of economic importance have been developed in several crops. अब जो molecular markers हैं वो क्या होते हैं, ट्रेट्स एक इस टाइप का चलन की जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जिसकी बहुत ज़्यादा आज के टाइम, क्योंकि अगर हम किसी क्रॉप को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, उसके डीएनए के कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइज करवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके अंदर मॉलिक्यूलर मार्कर्स को अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए ये क्या होता है, बहुत सारी इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और बहुत सारी क्रॉप्स में इसका बहुत यूजेस दिखाया गया है। Molecular marker consists of a specific molecules which shows easily detectable difference among different strain of species among different species. ये नहीं कह सकते कि किसी एक स्पीशीज़ में अगर एक मॉलिक्यूलर मार्कर एक रोल प्ले कर रहा है तो सेम वही रोल प्ले वो दूसरी स्पीशीज़ में भी करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट वैरायटीज़ में सेम मॉलिक्यूलर मार्कर अलग अलग फंक्शन, अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। These markers may be based on the protein and may be DNA. For example, isoenzymes. जो ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं प्रोटीन और डीएनए पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए जो इसकी पूरी टेक्निक होती है वो मे बी जब हम डीएनए की डिटेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, सॉर्दन ब्लॉटिंग, तो ये सेम कहाँ पर अप्लाई की जाती है, सॉर्दन ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर ये चीज़ें अप्लाइड की जाती हैं। यूज़ ऑफ लिंक मॉलिक्यूलर मार्कर फॉर इनडायरेक्ट सेलेक्शन फॉर क्वांटिटेटिव ट्रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर इफेक्टिव दैन डायरेक्ट सेलेक्शन ड्यू टू द absence of confounding effect of environment। कि जब हमें किसी क्रॉप को ग्रो करवाना है, जब तक हमें किसी स्पीशीज़ का जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो अगर हमें किसी स्पीशीज़ नॉन है तो अगर हम उसको ग्रो करवा रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन जब हम किसी अननोन स्पीशीज़ को ग्रो करवाते हैं तब हमें वहाँ पर ये डर रहता है कि पता नहीं इसके कैरेक्टर्स कैसे उभर के आएंगे। तब हम क्या करते हैं, जब कोई भी हम अननोन स्पीशीज़ का हाइब्रिडाइजेशन आगे करवाते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर एंजाइम्स या मॉलिक्यूलर मार्कर्स को ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि हमें उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग पता चल जाती है
और जब हमें किसी भी सेल की या सैंपल की डीएनए सीक्वेंसिंग पता चल जाती है तो हम उसके अंदर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। लास्ट क्लास में अगर तुम्हें याद हो कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कराते हैं, किसी भी पेरेंट डीएनए के अंदर हम एक प्रोब को एंटर करवाते हैं। अब ये प्रोब क्या आते हैं, स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो कि सेम डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं, जिन्हें हम मार्केट से तैयार भी करवा सकते हैं, यानी जिनका डिज़ाइन हम मार्केट में तैयार करवा सकते हैं या फिर हम बने बनाए मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी क्या होती है डीएनए सीक्वेंसिंग पता होती है। और जब वो हम एंटर करवाते हैं तो वो किसी भी पेरेंट डीएनए जो कि पहले डबल स्टैंडर्ड था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण वो क्या हो जाता है सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी एक सिंगल स्टैंड किसके साथ बाइंड हो जाती है, जाकर दूसरे पेरेंट डीएनए या हमारे प्रोब के साथ। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो ये सेम स्ट्रक्चर थी जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि हीट किल्ड करने पर क्या हो गया सिंगल स्टैंड बन गया, और जैसे ही आप इसके अंदर प्रोब को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया था डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम ही चीज़ हम वही सीक्वेंस कर रहे हैं, वही प्रोसीजर हम बार बार कर रहे हैं कि हम एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। अगर हम बात करें डीएनए मार्कर्स कैसे फंक्शन करते हैं, तो डीएनए मार्कर्स के अंदर 2 साइट्स होती हैं जहाँ से वो फंक्शन कर सकती हैं। फर्स्ट मार्फोलॉजिकल साइट्स और दूसरी न्यूट्रल साइट्स। मार्फोलॉजिकल साइट्स का मतलब क्या है, मार्फोलॉजी किसी भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी डीएनए की सीक्वेंसिंग कितनी बड़ी है, कितने उसके अंदर फ्रेगमेंट्स कट हुए हैं, वो हम ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी होती है न्यूट्रल साइट। अगर न्यूट्रल साइट की बात करें तो हम इसके अंदर उसकी मार्फोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम ये पता नहीं कर सकते कि किस मॉलिक्यूलर या किस डीएनए की फ्रेगमेंट का साइज़ कितना होगा या उसके अंदर उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, बिकॉज अनलाइक मार्फोलॉजिकल मार्कर्स, यानी वो मार्कर्स जिनकी मार्फोलॉजी हमें नॉन नहीं है, these variations do not necessarily shows themselves in the phenotypes, and each molecular markers might be nothing more than a single nucleotide difference in a gene or a piece of repetitive DNA। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की, जितने भी जीनोम्स होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स की सीक्वेंसिंग होती है सब की सेम होती है, तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर है। तो उनके अंदर स्पेसिफिक उस सीक्वेंस में सबके सिर्फ 1 या 2 मैक्सिमम 2 न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होगा, अदरवाइज सेम जैसे रिपीटिशन होती है वैसे ही सीक्वेंस अपने आप को रिपीट करती है। वो जो सीक्वेंस 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वहीं से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसके अंदर किस टाइप का मॉलिक्यूलर मार्कर काम कर रहा है। अब हम जो फर्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर की बात करना चाह रहे हैं वो है RFLP, जो कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि नॉन PCR बेस्ड है, यानी हम इसके तो PCR के ऊपर रन नहीं करेंगे। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं जो कि अपनी मॉर्फोलॉजी को बार बार चेंज कर सकते हैं कि उनकी फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी नहीं हो। Difference between individual in term of size of fragments generated by restriction enzyme digestion of genomic DNA and detected by hybridization with specific DNA sequence called probes। प्रॉब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्या है। उससे पहले प्रॉब से पहले हम बात करें कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर जो डीएनए होते हैं अलग अलग होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा, सेम होता है, लेकिन कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस डीएनए को कहाँ से कट कर रहा है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ही उसे उसकी फेवरिंग सीक्वेंस मिल जाती है वहीं से वो उसको क्या कर देता है, कट कर देता है। जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी डीएनए को कट करता है तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंट साइज़ या फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है, और उन जब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हम हाइब्रिडाइज करवा देते हैं तब वो क्या बना लेते हैं, प्रॉब्स बना लेते हैं।
और दीज आर टर्म एज रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। और वो डिफरेंट लेंथ या मॉर्फोलॉजी के जो स्ट्रैंड्स बनते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, RFLP, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग लेंथ के DNA मॉलिक्यूल्स या DNA सीक्वेंसेस। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक DNA सीक्वेंस लेंगे। हमें पता है कि DNA सीक्वेंस को कट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उस DNA सीक्वेंस को जहाँ भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी उसको वो कट कर जाएगा, और फिर जो कट हमें या प्रॉब मिला है उसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे किसी स्पेसिफिक DNA के साथ। और जब वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करवा देते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, प्रॉब बना लेते हैं। An RFLP marker is generated when a single restriction enzyme produce fragment of different length। अब हम जब इस RFLP मार्कर एंजाइम को अगर हम किसी एक सिंगल के सेल के अंदर जनरेट करें या फिर डिफरेंट सेल्स के अंदर जनरेट करें, इनका फंक्शन अलग अलग होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सेल के अंदर जो ये मार्कर एंजाइम काम कर रहा है वही दूसरी सेल के अंदर भी काम करे। From the same stretch of genome, DNAs of different individual strain और related species, यानी अलग अलग स्ट्रेन्स में, अलग अलग स्पीशीज़ में इनका काम अलग अलग हो सकता है। अब हम हाउ टू वी आइडेंटिफाई द RFL वैल्यूज़, या हम इनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इनको फंक्शनलाइज करा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट जीनोमिक DNAs आर आइसोलेटेड फ्रॉम सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जो भी हमें रिलेटेड स्पीशीज़ या फिर जो भी हमें स्पीशीज़ लेनी है, सबसे पहले हम उसका क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर जीनोमिक DNA लेते हैं, उसको आइसोलेट करवाएंगे। आइसोलेट करने के बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, DNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देना। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अपनी लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जाकर सेपरेट हो चुके हैं। ये सारी की सारी हम ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि उनका सेपरेशन कैसे होता है। The resulting gel lenses are transferred into the suitable solid support and exposed to the stability labeled appropriate DNA probes under conditions। ये भी हम देख चुके हैं कि जो DNA सीक्वेंसिंग होती है वो प्रॉब के साथ कैसे कन्वर्ट हो जाती है और उनके अंदर DNA हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं। DNA को डिटेक्ट करने वाली जो सारी की सारी टेक्निक थी वो हमने किसके अंदर स्टडी करी थी, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। The bands to which the probe has hybridized are detected by filming them on suitable photofilm through autoradiography। इसमें हम PCR में इसको रन ना करवा के क्या होते हैं, ऑटो रेडियोग्राफ्स होते हैं जिन पर कि हम इनको रन करवा देते हैं या इनकी एक्सरे फिल्म्स ले लेते हैं, जिससे कि हमें DNA की सीक्वेंसिंग डिटेक्ट हो जाती है या हमें इनमें अलग अलग कलर की विजुअलाइजेशन हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से कलर का बैंड कहाँ तक जाकर सेपरेट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायग्रामेटिक इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमने कुछ सेल्स ली, उन सेल्स में से हम क्या करेंगे, DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस DNA को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उनका डाइजेशन करवाएंगे। डाइजेशन किसकी हेल्प से करवाएंगे, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रेस्ट्रिक्ट करने के बाद वो क्या होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद जो हमें मेम्ब्रेन मिल जाती है उसके अंदर हमें क्या होते हैं, DNA उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वो चार्ज है जो कि इसको चार्ज दिएंगे। इसी चार्ज इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद ही क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ही इस मेम्ब्रेन पर हमें ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो जाता है, हम इनमें लेज़र डिटेक्शन या ऑटो रेडियोग्राफी करवा देते हैं या फिर एक एक्सरे फिल्म निकलवा लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन से कलर में कितना डिटेक्शन हुआ है या किसने अपने आप को कितना डिटेक्ट किया है। ये जो डिटेक्शन दिखाई दे रही है ये क्या होती है, किसके कारण है, इस RLF मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं DNA के छोटे छोटे पार्ट्स की। DNA का कौन सा फ्रेगमेंट अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर रहा है। ये सारी की सारी जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं बेस्ड हो रहे हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की उनमें पावर कितनी होती है। इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को क्या कह रहे हैं, DNA मार्कर भी कह रहे हैं।
डीएनए मार्कर के अलावा हम इन्हें जीन मार्कर भी कह रहे हैं, या हम इनको जीनोम मार्कर्स भी कह रहे हैं कि ये इनके अंदर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि किसी दूसरे के अंदर नहीं है। अगर किसी एक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे तो ये अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। सेम वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इस पेज में अगर मैंने जिस चीज़ को येलो कलर से मार्क कर रखा है वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है इनके बजाय जो उभर के आ रही हैं वो चीज़ एक्सप्रेशन किस चीज़ का हो रहा है, उस येलो कलर का। वैसे ही किसी भी सैंपल में या किसी सेल में अगर कोई मॉलिक्यूलर मार्कर प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को ज़रूर डिटेक्ट करवाएगा, अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करवाएगा, जिससे कि हम उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।